हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 24 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन की। केमिस्ट्री पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पर क्या कह रहा है, अब वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कह रहा है हमारे पास, और सॉल्यूशन का कह रहा है। तो हम जानते हैं कि पी ए नॉट हमेशा ज़्यादा होता है पी ए से। पी ए नॉट हमेशा ज़्यादा होता है किससे? पी ए से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डालने से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये बात अपने आप ही गलत हो जाती है, जब पहली बात सही है तो दूसरी अपने आप गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड कौन बनेगा, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट। तो हमेशा जब भी हम मान लेते हैं कि वाटर में NaCl डिजोल्व किया तो फ्रीज कौन होगा, फ्रीज वाटर होगा, ना कि NaCl। तो सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिडिफाई नहीं होते हैं, कौन होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉलिडिफाई होते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होता हुआ दिख रहा है। कह रहा है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, तो ये बात मैंने अभी बताई, तो इसका आंसर ए और डी हो गया। तो ए और डी ऑप्शन मिलने वाला 4 आंसर है, तो इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे, इसका आंसर हम लोग 4th मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन था लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर से। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी 3 बातों पे बेसिकली डिपेंड करती है, जिसमें पहली बात होती है कि हर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट होता है कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी जिसमें हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कम होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर दूर होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब अगर इसमें देखें तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस है। जब ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो आएगी वो डी की आएगी। अब जैसे ही डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा देखोगे तुम्हें लगेगा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा इसमें, इन चारों ऑप्शन में से। इसे बोनस होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने बोनस किया नहीं इसे। एनटीए ने आंसर इसका दिया है कि सी सबसे कम स्टेबल है। मैं आंसर लिखता हूँ पहले, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया और सी सबसे कम स्टेबल होगा। सी सबसे कम एडवांस में आएगा तो भाई जो मैं बता रहा हूँ वही सही होगा। मेंस वालों तो एनटीए ने बात मानी नहीं हम लोगों की, हम लोगों ने क्लेम भी किया था इस क्वेश्चन को। तो सी हो गया सबसे कम स्टेबल और डी हो गया सबसे ज़्यादा। ए और बी में अगर देखो तो ए और बी में, ए में नाइट्रोजन का लोन पेयर और जो निगेटिव चार्ज है वो आपस में रिपेल करेंगे, इनके बीच में रिपल्शन होगा इस लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में, इसलिए ए की स्टेबिलिटी कम होगी और बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर इसका ये आना चाहिए था डी बी ए सी, जबकि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो बी है। हमारे हिसाब से इसे बोनस होना चाहिए, क्योंकि नो ऑप्शन मैचिंग, ये इसमें लिख देते हैं नो ऑप्शन मैचिंग। और एनटीए का आंसर जो है वो 2 है, ये एनटीए का आंसर है। जबकि करेक्ट आंसर ये होना चाहिए नो ऑप्शन मैचिंग। कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका बोनस होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन, जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है CO अमोनिया 5 Cl
Cl2। तो कई लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक मान लेते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। ये बात सही है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी साथ साथ क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। इसमें कई लोगों ने जो मिस्टेक की वो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी तो पक्का है 6 है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है कि जब प्राइमरी वैलेंसी आती है तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है बच्चा लोग, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम x मान लें, अमोनिया की 0 × 5 हो गई, प्लस Cl की -1 हो गई, प्लस 2Cl की -1 हो गई, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो +3 आई। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई, या प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 3। तो आंसर हो गया 3 और 6। कई लोगों ने गड़बड़ की इसे 2 और 6 लिखने की। ठीक है, अब ये वाला जो Cl है, इसमें जो एक बात ध्यान रखने की है, जो ये वाला Cl है ये वर्नर थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों की तरह वर्क करेगा। दोनों वैलेंसी की तरह वर्क करेगा। इसीलिए हम लोग जब प्राइमरी वैलेंसी लिखते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी लिखते समय हम ध्यान रखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी शुड बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स बेसिकली क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें दीज आर रेडिकल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये तो सही नहीं है। दीज आर क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, मैंने पहले कहा ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर केमिकल कॉजिंग स्किन कैंसर, ये भी गलत बात है। तो ऑल रेडिकल्स आर फ्रियॉन्स, ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा 2 सही हो गया इसका। ठीक है, ये तो मतलब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है भाई लोग। इस बारी मेंस में क्या हुआ है, ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए, इंफॉर्मेटिव आए हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंटीजर केस में भी यही पूछा गया है। तो उसे सही करने का तरीका क्या होता है कि आप तसल्ली से पेपर को पढ़ें और जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं वो भी एक एक करके ध्यान से पढ़ के उनके नोट्स ले लें। अभी टाइम है, छोटे छोटे चैप्टर तैयार करें। छोटे छोटे चैप्टर तैयार करने से मेंस में नंबर आसानी से बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन अमोनिकल मेटल सोल्यूशन गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, द मेटल आयन ऑफ इज। तो डीएमजी होता क्या है पहले, तो डीएमजी देख लेते हैं। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ये होता है, ये डीएमजीएच है। ठीक, जब ये निकल के साथ रिएक्शन करता है, ये बड़ी कॉमन रिएक्शन है, बहुत सॉल्ट एनालिसिस में सभी लोग पढ़ाते होंगे, और निकल के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ये रिएक्शन काम आती है। निकल के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ये रिएक्शन काम आती है। तो कैसे देखेंगे इसे, इसे देखेंगे ऐसे कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसा, तो निकल +2। मैं इसलिए कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये भी पता रहे कि अगर एडवांस में इसका कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछ ली जाए तो भी आंसर हम लोग सही कर पाएँ। तो यहाँ पे जो एक O- होगा और एक OH होगा, इनके बीच में H बॉन्डिंग होगी, और निकल जो कि कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये रोजी रेड कलर का होता है, और तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। ये बेसिकली ये कंपाउंड जो बेसिकली रोजी रेड बना है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल के काम आता है। किसके काम आता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ
निकेल 2+। मतलब अगर हमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करानी हो तो निकेल का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम इसी से करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आया 5 क्वेश्चन के बाद, और इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में तो सारे ही देख रहे हैं, क्या इसे भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा था कंपाउंड X अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव अ लेक्टोन Y। लेक्टोन्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लेक्टोन्स। साइक्लिक एस्टर्स को लेक्टोन कहते हैं। अब ये लेक्टोन बना है और इसे H3O+ में डाला, तो हमें बैक्ट्रेस करना है कंपाउंड X को। तो कैसे करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। तो जो कंपाउंड है हमारे पास, मैं इसे यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ, ऑप्शन से जिनसे अलग रहें, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी लाइन मतलब इसे हाइड्रोलाइज कर लें तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ठीक, अब इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी तो क्या बनेगा, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एसिड और अल्कोहल, ये हम लोग जानते हैं। एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं अल्कोहल और एसिड, ये हम लोग जानते हैं। तो इससे बन गया अल्कोहल और बन गया क्या हमारे पास, एसिड। अब इसे अगर हम बैक्ट्रेस करें तो केसियन की अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराइए। अब केसियन और अल्कोहलिक हमने लिया है, तो केसियन बेसिकली हाइड्रोलिसिस हुई होगी, तो H3O+ डालने से एसिड भी बना होगा और बना होगा क्या, साइनाइड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर हम बैक्ट्रेस करें तो इसे हम क्या मान लें कि यहाँ पे एल्डिहाइड रहा होगा और ये OH रहा होगा और यहाँ पे CH नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे H की जगह CH3 ले लेंगे और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। केसियन से पहले ये सिचुएशन रही होगी। अब केसियन से पहले ये सिचुएशन रही है तो हमें गेस करना है कि हमारे पास कंपाउंड क्या रहा होगा, और ऊपर लिया है HCHO और KOH, तो बेसिकली एल्डोल करा के हमें ये बनाना है। तो जरा चेक करते हैं कि कौन से कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन कराने से ये कंपाउंड मिलेगा हमें। तो देखो, दो हमें चाहिए क्या, CH3 और एक चाहिए CH2OH। ठीक, ओ सॉरी, एक चीज यहाँ पे हमने साइनाइड में ये कीटोन यहाँ पे बनेगा, तो जब इसकी साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, ये थोड़ा सा कार्बन लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ऊपर मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 था, सॉरी ये H ऐसा था, ठीक है। तो ये बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने साइनाइड जब ऐड करे होंगे तो साइनाइड से क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन से उसकी हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एल्डिहाइड चाहिए और एक दो CH3 चाहिए। ध्यान से देखना भाई, हमें यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए और दो CH3 ग्रुप चाहिए। तो हमने अगर हम बी ऑप्शन को चेक कर लें, जो लिखा हुआ है CH3 CCH3 H और CHO, ठीक, ये बी ऑप्शन लिखा हुआ। अगर हम इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं तो OH माइनस क्या करेगा, एल्डोल करने के लिए H ले लेगा, एल्डोल करने के लिए क्या करेगा, H ले लेगा, तो क्या बनेगा CH3 CCH3, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये CHO बन जाएगा। ये निगेटिव चार्ज HCHO पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड घूमेगा और इससे क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 CH2O माइनस CHO। अब देखो ध्यान से, हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है और इसमें वाटर से इसे क्या मिल जाएगा, इसे वाटर से हम क्या दे दें,
H प्लस, तो बन गया CH3 CCH3 CH2OH और बन गया यहाँ पे CHO। तो यही हमें बनाना था और ये हम लोगों ने बना लिया। तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर रहा है भाई लोग? इसका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स नॉर एड्रेनलाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये बिल्कुल सही बात है। जो नॉर एड्रेनलाइन जो बेसिकली हार्मोन है वो रिलीज करता है और उसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है बेसिकली। तो ये हमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सही स्टेटमेंट है। लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन। ये गलत बात, ये बात भी सही लिखी है, नॉट कॉज लिख दिया है ना। ठीक, तो लो लिखा और नॉट लिखा, यानी टू नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। अगर लो हो जाएगा तो डिप्रेशन आएगा, अगर लो लेवल नहीं है तो क्या होगा? डिप्रेशन नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारे दोनों ही ऑप्शन पहला स्टेटमेंट तो सही है, डज नॉट कॉज डिप्रेशन इन ह्यूमन। तो लो लेवल जो होता है वो डिप्रेशन कॉज नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है। लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलाइन क्या करेगा? लो लेवल जब होगा तो डिप्रेशन होगा, नहीं होगा। एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें उस टाइम पे डिप्रेशन नहीं है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आदमी हाइपर एक्टिव, मतलब टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन नहीं आ सकता। लो लेवल में उसे डिप्रेशन आता, तो नॉट की जगह अगर होता लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन, तो ये सही बात होती है। लेकिन लो लेवल अगर नहीं है, नहीं कॉज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इसका आंसर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन। अब AgNO3 के साथ सिल्वर मिरर बनाने के लिए हमें बेसिकली सिल्वर प्लस को रिड्यूस करना है सिल्वर में, तो हमें यहाँ पे रिडक्शन करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए जो हम एसिड यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे पायरो फॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड कौन सा होता है? हमने लिया H3PO3 से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। पायरो का मतलब होता है रिमूव 1 वाटर, तो इससे बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए था H6। अगर हम इसे 2 देख लें, वैसे अगर देखें तो H6P2O6 बन जाना चाहिए था। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो बन जाएगा H4P2O5। तो बेसिकली H4P2O5 इसलिए लिया क्योंकि हमें pH बॉन्ड चाहिए। रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? pH बॉन्ड चाहिए। pH बॉन्ड किस में है? तो pH बॉन्ड इसमें कैसे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर? तो PH डबल बॉन्ड OH फिर OP HOH और OH। तो ये 4H हो गए और 5 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ से हम लोग pH बॉन्ड से रिडक्शन कॉज करेंगे, तो इसका AgNO3 का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। बाकी H4P2O7 में कोई pH बॉन्ड नहीं, H4P2O6 में भी कोई pH बॉन्ड नहीं होता और HPO3 में तो कोई बॉन्ड नहीं होता pH। तो जो रिडक्शन करेगा वो क्या होना चाहिए? उसके पास pH एक बॉन्ड होना चाहिए, वहाँ से रिडक्शन होगा। NCERT में एक गड़बड़ लिखी हुई है कि इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इन NCERT बनाया नहीं है, टेबल में लिखा हुआ है कैसा कि उसमें 4POH बॉन्ड है और 1, मैं 4 को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, और 1 उसमें POP बॉन्ड है। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर के पीछे डिस्प्यूट चल रहा है। ये इस स्ट्रक्चर से इस रिएक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि NCERT में जो रिएक्शन लिखी है वो H3PO2 के साथ लिखी है और वहाँ पे भी H3PO2 हुई रिडक्शन इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसमें pH बॉन्ड होता है।
ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक बात है ये कि जब NaI डालेंगे तो I माइनस क्या है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तो पहली बात सही है, दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर तो 2 हो गया। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है कि I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और फिर I माइनस, फिर F माइनस। ठीक, और जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होता है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होता है वो भी I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस होता है। ठीक, तो लीविंग ग्रुप बेटर कौन सा होता है, यहाँ पे बात याद रखते हैं, पुअर एट द बेस, बेटर द लीविंग ग्रुप। जो पुअर बेस है वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा भाई, जो ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा वही लीव करके आसानी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पूछा है कि फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय ट्रू सोल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है द कोलाइडल पार्टिकल्स the potential difference between the fixed layer and the diffused layer of the same charge is called the electrokinetic potential और zeta potential। ये दोनों डेफिनेशन है, तो इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इसके। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच है, जिसमें ये कह रहा है कि लिस्ट 1 में हमारे पास रिफाइनिंग के तरीके दिए, कौन कौन सी फर्नेस में करेंगे, और इधर मेटल्स दिए हैं। तो हमें अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग एल्यूमिनियम करते हैं, जिसमें क्रायोलाइट और फ्लैशपार डाल के उसका हम लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं। तो बी का हो गया 2। अगर हम ऑप्शन चेकिंग से जाएं तो बी का हो गया 2 और बी का 2 तो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है थर्ड में, तो बाकी हम लोग ठीक कर लेंगे। तो 1 का हो गया 4, रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन को प्योर करते हैं, और जोन रिफाइनिंग हम लोग सिलिकॉन की करते हैं। तो बेसिकली आंसर जो हो गया इसका वो 3 हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87। अब अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अगर 3.87 आ गई बोर मैग्नेटॉन, तो हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या होता है, √n × n+2 bm। ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ये होता है तो इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए कितने 3.87 के लिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 3। जितना इंटीजर होता है उतना ही हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 4 होगा मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 हो गया। ठीक है, तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे AR 3D 3D5 4s1 होता है तो इसे 3D4 लिख देंगे। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। इसी तरह से 23 वेनेडियम को देखें तो AR 3D3
23 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D3 बचा। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग टाइटेनियम को भी लिख ही लेते हैं, लिख रहे हैं तो 22। इसीलिए एटॉमिक नंबर भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो 3D2 हो गया, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, और Mn2 प्लस का एटॉमिक नंबर 25, यानी कि ये Ar3D5 होगा, तो इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आसानी से हो जाना चाहिए था, और हो भी गया होगा, ज़्यादातर लोगों ने ठीक ही किया होगा ऐसे। तो इसका आंसर वेनेडियम आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ BeO with ammonia and hydrogen fluoride gives A on thermal decomposition gives BF2 and NH4F. What is A? तो बेसिकली BeO की रिएक्शन अमोनिया से कराई और HF से कराई, तो BeO क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अमोनियम HF से रिएक्शन करके अमोनियम बना देगा, अमोनिया HF से रिएक्शन करके अमोनियम बना देगा, और BF4 बन जाएगा, जिससे वैलेंसी सेटिस्फाई है सारी, और क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी अपने आप, रिएक्शन बैलेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। ठीक, अब ये ए बन गया। अब ए के थर्मल डिकम्पोजिशन से कह रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कर लेते हैं, इसे हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या बनेगा? BeF2 बन जाएगा और ट्वाइस NH4F बन जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन आएगा सही, वो हमारे पास जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर बताना हमें। तो कह रहा है KF और KI में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, तो KF और KI में कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा? हमें पता है स्मॉलर कैटायन, स्मॉलर कैटायन, ये नीचे लिख लेते हैं यार, यहाँ पे है ना, स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन greater will be covalent character, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो KF और KI में कोवेलेंट कौन ज़्यादा होगा? KI, तो ये तो गलती हो गया भाई। ठीक, KF और KI में KI ज़्यादा हो गया, ये सही है, और LIF और KF में LI का साइज छोटा है, K का साइज बड़ा है, तो ये ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब SnCl4 SnCl2 में जितनी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता, तो ये बात सही हो गई। और CuCl और NaCl के केस में कहते हैं कि सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा है? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो सूडो नोबेल गैस वाला ज़्यादा कोवेलेंट होता है, तो ये भी सही हो गया, तो बी सही हो गया, सी सही हो गया। अब LIF और KF में फिर से LIF ज़्यादा होगा, और ये तो ऊपर ही गलत हो गया, हमने ऊपर सही किया तो नीचे गड़बड़ हो गया। KF और KI में KI ज़्यादा हो गया, और CU में सही हो गया, तो E भी सही हो गया, तो आंसर हो गया BCE। और ये पूरा ही क्वेश्चन था फजांस रूल पे बेस्ड। तो हम लोग एक बात और सीखेंगे कि फजांस रूल हमें ढंग से रिवाइज करना है। ठीक है भाई, देखो सॉल्यूशंस सही से करना केवल ये नहीं कि हमें आंसर निकालना, सोल्यूशन मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता लगेगा तो केवल ABCD मार्क करने से या डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा मिल जाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसका डिस्कशन प्रॉपर होना चाहिए कि वो कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेंटली रिप्रेजेंटेड बाय। तो करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय कौन रिप्रेजेंट करेगा? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आइस में, मैक्सिमम होगी, फिर प्योर वाटर में होगी, लिक्विड वाटर, और फिर इम्प्योर वाटर में, क्योंकि इम्प्योर वाटर में हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन,
कैटायन और एनायन के हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट है वो कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा BAC, यानी कि सबसे ज़्यादा होगी आइस में। आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ा है, और आइस जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ऑर्गेनिक का सवाल आ गया। अब HBr के साथ ऐसे हीट करना है, दो रिएक्शन दिए A और B, तो ध्यान रखना कि A पहले दिया है, B बाद में दिया। कई बार इस बार पेपर में ऐसे सवाल है जिसमें लोगों ने AB की गलती कर दी है। तो कह रहा है कि HBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलेगी, तो फिनॉल वाले OH को तो वो टच नहीं करेगा, इससे OH2 प्लस बना देगा, ये वाटर यहाँ से लीव करेगा, यहाँ पे OH रहेगा, ये CH2 प्लस रहेगा, और यहाँ पे Br माइनस अटैक करके बार बार ऊपर लगा दे रहा हूँ यार, OH और CH2 Br बना देगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन A है, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, और फोर्थ भी है। चलो तीन ऑप्शन हमें सेम मिल गए हैं, तो अब हमें सेकंड को चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ईथर दिया हुआ है, तो ईथर पे जब रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? देखो फिनॉल का OH इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इन्वॉल्व है, इस पे अटैक हो गया। अब Br माइनस जो आएगा वो SN2 कर देगा, क्या कर देगा? SN2 अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर। जब SN2 करेगा तो OH मेटा पोजिशन पे आ जाएंगे। तुम्हारा होमवर्क ये है कि इसका नाम ढूंढ के रखना है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कमेंट करके भी लिख सकते हो कि इसका नाम अगर पता हो तो कमेंट करके लिखो कि इसका नाम क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, नाम है इसका, तो याद रखेंगे नाम। तो इसमें क्या बन गया? OH आ गया और CH3OH आ गया, तो ऑप्शन हमारा A मैच कर गया, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक का आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब ऑर्गेनिक का आया तो इसमें क्या कर रहा है कि पहले हमें NaCN से रिएक्शन करानी है, तो CN माइनस क्या करेगा? मैं यहीं पे लिखता हूँ, नीचे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे पूरा दिखेगा जिससे। यहाँ पे COCH3 है और यहाँ पे Cl है। CN माइनस क्या करेगा? CN माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, CN बन जाएगा और CH3 बन जाएगा। एसिटिक एसिड में जब इसे डाला तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ACOH लिखा हुआ है ना, तो ACOH क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसकी हाइड्रोलिसिस जब हुई तो ये OH CH3 और COOH बन गया, ये बन गया हमारा P तो नहीं पूछा हमसे, R पूछा। अच्छा ठीक है, चलो। फिर इसकी ETOH से रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया इसका, COOET बन गया यहाँ पे, ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन थी, तो ये Q बन गया। अब Q की रिएक्शन यहाँ पे गड़बड़ ये दी हुई है कि 2 MEmgBr दिया, जो कि एक्सेस में देना चाहिए था। गड़बड़ है यहाँ पे, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेस में होना चाहिए। अगर 2 लेंगे तो 1 मोल खर्च हो जाएगा OH के साथ और 1 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा, जबकि आंसर इससे मैच नहीं करा। तो ये भी फ्लॉ है, लेकिन चलो इग्नोर कर देते हैं NTA की गलतियों को। कितनी गलतियाँ करते हैं पता नहीं, टेक्निकली गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने इस OH को ध्यान ही नहीं दिया कि इससे भी OH ले सकता है। तो जब इसमें MEmgBr की रिएक्शन कराएंगे, मैं तो एक्सेस में ही ले लेता हूँ सीधे, 2 से तो रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना भाई। तो इससे क्या होगा? एक बार अटैक होगा तो ये O माइनस बनेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे OET आ जाएगा, ये वापस आएगा, ये लीव कर जाएगा। और क्या बना इससे? COH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, और फिर दोबारा से MEmgBr की रिएक्शन हुई,
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एक्सेस ले रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव बना देता हूँ। ठीक, और फिर से रिएक्शन हुई तो क्या बन गया ये O माइनस CH3, CO माइनस CH3 और CH3, फिर यहाँ पे वाटर डाला है, H3O प्लस डाला है, तो इससे OH CH3 COH CH3 और CH3 बन गया। तो इसका ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ऑप्शन अगर मैच कराएंगे तो भैया देखो जरा, अरे सब जगह Cl नहीं लिखा यार, Cl का तो कोई रोल नहीं था, चलो Cl लिख लेते हैं सब जगह। यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, Cl चुपके से बैठा रहेगा सब जगह, कोई रोल है नहीं, तो Cl से कोई हमें टेंशन भी नहीं थी, सब जगह Cl लगा लो। ठीक, तो कहाँ पे आ गया ये, इसका आंसर आ गया हमारे पास 4th। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में आएगा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शोज रेगुलरिटी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर n, that is v raised to the power n of x-ray emitted against atomic number z, the following graph is। तो हमें पता है कि जो मूजले एक्सपेरिमेंट था उसमें रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी था, तो न्यू की पावर कितना है, ये 1/2 है, और z के बीच में ग्राफ बना हुआ है ये, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिंपल बात है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी सरल है, एवरीडे लाइफ से है। सरल इसलिए है क्योंकि हमें ये पता है कि क्लोरोफिल में Mg2+, तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन ए है और 3 है। ठीक है, और सोडा ऐश Na2CO3 होता है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा ए। फिर भी यूज्ड इन वॉशिंग सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंटल में कैल्शियम सल्फेट का यूज होता है, तो इसका आंसर ए सही हो गया। इसे मतलब इंफॉर्मेटिव सवाल है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई स्कोप नहीं, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन भाई देख रहे हो ना, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इन्हें सही करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ऑर्गेनिक का आ गया, और ये कह रहा है कि HBr से रिएक्शन कराई, देख रहे हो सारी एल्कीन की रिएक्शन आ गई, और HBr बहुत इन्हें पसंद आ रहा है लग रहा। अब एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो क्या बन गया इससे, इसे नीचे बना लेते हैं यहाँ पर, ऑटो शेप। ये CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये 1,2 बॉन्ड शिफ्ट करेगा, रिंग एक्सपेंशन। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, रिंग एक्सपेंशन, तो ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। जब ये प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई, जिससे कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल बन पाए। कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल बन पाए तो CH3 यहाँ पहुँच गया, और CH3 यहाँ आ गया, और इस पर प्लस आ गया। अब जो Br- है वो जहाँ पे प्लस चार्ज था वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, और फाइनल जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ गया हमारे पास में। ठीक भाई, अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन देख लेना यार, है ना, क्योंकि मेरे पास जो पेपर मैं उसी से कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2- in tetrahedral crystal field is EmT2n. The sum of m and the number of unpaired electron is। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, COCl4 2-। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो इसमें
x प्लस माइनस 1 × 4 इज इक्वल्स टू -2 आया, तो x की वैल्यू आ गई +2। तो 27 कोबाल्ट +2 यानी कि भैया हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इज 3d7। जब 3d7 है तो पहले हमने बिना स्प्लिटिंग करे 3d7 को लिख लिया, ये 3d7 बन गया। जब टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो हम लोग सब बच्चों को याद होगा कि ऊपर कौन जाता है, नीचे आता है कौन, T2 ऑर्बिटल, E ऑर्बिटल, और ऊपर आता है T2 ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करेंगे। क्लोरीन वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो T2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो E4 और T2 3 आ जाएगा। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 3 आए, तो m प्लस n की वैल्यू आ गई 4 + 3 यानी कि m प्लस n की वैल्यू 7 आ गई। या फिर हम ये लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 3 है जो n की वैल्यू के बराबर है, तो ये ठीक आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है, द फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर हमें गिवन है, प्रोसेस A B C D हमें 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, हमें कैसे 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, और इन 4 प्रोसेस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग इज, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पूछे हैं, तो हम एक एक करके स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो वो ऑप्शन जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच एस निगेटिव है, वो तो उसके लिए डेल्टा जी हमेशा ही क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो और डेल्टा एस लेस देन 0 हो, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें डेल्टा एस निगेटिव है, एच निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव है, तो वो ऑप्शन सी है। यानी एक तो हमें बिना कुछ करे ही मिल गया। बाकी को प्रोसेस ए को चेक कर लेते हैं। ए को चेक करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो -25 × 100 × 1000 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 80 × 300, तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस का 24,000, तो ये माइनस आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी लेस देन 0 आया तो ये स्पॉन्टेनियस आ गया। अगला देखते हैं बी प्रोसेस के लिए। जब बी के लिए देख रहे हैं तो बी के लिए कितना है, डेल्टा एच -22 × 1000 -40 × कितना आ गया 300, तो ये दोनों निगेटिव आ गए, तो डेल्टा जी इसके लिए भी कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो ये कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस हो गया, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन में क्या कर रहा है, डेल्टा सी तो हमने कंफर्म कर ही लिया। अब हमें चेक करना है डी। डी के लिए क्या कर रहा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू हो गया 22 × 100 1000 सॉरी 100 बार बोल रहा हूँ, 22 × 20 × 300, तो ये आ गया 22,000 -6,000, तो ये प्लस का आ गया 16,000, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ गया इसमें। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये कितने प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस आ गए, 2 प्रोसेस ऐसे थे जो नॉन स्पॉन्टेनियस आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे। कह रहा है व्हेन Fe0.93O is heated in presence of oxygen it is converted to Fe2O3, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो ये स्टोइशियोमेट्री का बड़ा लंबा ही सवाल आ गया, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। तो Fe0.93O से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में, ठीक। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें अगर निकालें तो चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है ये कैसे देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितनी आई है, इसमें आई है +3 और इसमें आई है, अगर हम x मान लें तो ये 2/0.93। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एन फैक्टर इज 3 - 2/0.93 और कितने आयरन के लिए आया, 0.93 के लिए। तो ये आ गया 3 × 0.93 - 2, तो ये आ गया 2.79, 3 3 9 27 - 2 यानी कि 0.79। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 0.79। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास बाय 0.79। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक हो गया। नंबर ऑफ Fe2+ एंड Fe3 इन 1 मोल ऑफ दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने मान लिया कि Fe0.93O में X जो है वो Fe2+ है और जो Y हैं वो हमारे Fe3+ हैं। तो एक मास कंजर्वेशन से इक्वेशन बनाई, x + y = 0.93, और एक बना ली चार्ज कंजर्वेशन से 2x + 3y = 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। और हमसे पूछा क्या गया है कि अलग अलग पूछा गया दोनों का, ठीक है। तो Fe3+ को निकाल लेते हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया कितना, x की वैल्यू आ गई 0.97, x की वैल्यू 0.97 आ गई और y की वैल्यू 0.14 आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, सिंपल है, 3 का मल्टीप्लाई करना, x y से y कैंसिल हो जाएगा और ये 2.97 ऊपर कैलकुलेट ही कर रखा, तो ये भी ठीक है। Fe0.9O is a metal deficient with lattice comprising of cubic closed pack structure of O2- ions। ये बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड स्टेट में हम जानते हैं कि O2- क्या करेगा, CCP लैटिस बनाएगा, और Fe जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के लिए मेटल डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसे देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ दिस, अब इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, कि ये आ गया कितना था, 0.79 डिवाइडेड बाई 0.93 × 100, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 85%, और जो 14/0.93 × 100 0.14, और ये आ जाएगा लगभग 15%। तो ये भी बात सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से आ गया भाई। कह रहा है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये तो सही बात है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी K = E raised to the power A × E raised to the power -EA/RT होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना K की वैल्यू कम होगी, उतना ही रेट कम होगा। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जितना EA ज़्यादा होगा, अगर हम ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ बना दें, तो जितनी EA ज़्यादा होगी उतना ही स्लोप ज़्यादा होगा, और स्लोप ज़्यादा होने से क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी उतना ही ज़्यादा दिखाई देगा। एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ K देन दैट ऑफ हायर टेम्परेचर। ये हम लोग ठीक नहीं एस्टिमेट कर सकते, क्योंकि हमें क्वांटिटेटिव टर्म में पता होना चाहिए। और इसका जो स्लोप है वो -EA/R के बराबर होता है। ये ऊपर इक्वेशन से हमें पता है कि ln K = हो जाएगा ln A - EA/RT। तो ये इसका स्लोप जो होगा ये सही लिखा है, तो इसमें स्टेटमेंट सही हो गए 3। सिंपल सवाल है काइनेटिक्स का, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज, आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल आ गया, x × 10⁻⁻⁵
when 25 ml of 0.2 molar acetate sodium acetate solution is mixed with 25 ml of 0.02, ध्यान रखना 0.2 और 0.02, तो हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिख लें कि CH3COH है और CH3CONA है। इसके मिलीमोल्स जो है हमारे पास वो हैं 50 मिलीमोल्स, और इसके हैं हमारे पास, इसके 50 नहीं, इसके 5 हैं, सॉरी, इसके 5 हैं और इसके 0.5 मिलीमोल्स हैं हमारे पास। तो पीएच की वैल्यू लगा देते हैं सीधे हम। बफर सोल्यूशन ये क्या मानेंगे, दे विल फॉर्म बफर सोल्यूशन। जब बफर सोल्यूशन बनेगा तो पीएच की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पीएच दी है 5, पीके हम कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग ऑफ सॉल्ट की वैल्यू दी है हमें कितनी 5 और एसिड की वैल्यू दी है 0.5, तो ये 10 टाइम्स हो गया। तो 5 इज इक्वल्स टू PKA प्लस लॉग 10 हो गया। तो PKA की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई। तो KA की वैल्यू जो आएगी, KA की वैल्यू जो आएगी वो 10⁻⁻4 आ जाएगी। जो KA की वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻4 आ जाएगी। अब हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन का आंसर, वो पूछा गया है कि x इंटू 10⁻⁻5, तो x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हमसे पूछी गई है, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारा आंसर इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइन ऑफ पाशन सीरीज of hydrogen atom is 720 nanometer then the wavelength of the second line of the series is। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू होता है RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किसी भी सीरीज के लिए। लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 720, RH की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने की तब देखेंगे, Z की वैल्यू हमें दे रखी है 1। जो फर्स्ट लाइन होती है पाशन सीरीज की वो पहले होता है लाइमन, फिर होता है बामर, फिर होता है पाशन। पाशन मतलब 4 से 3 आ रही है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है सेकंड लाइन के निकालना है, तो 1/λ हमें फाइंड आउट करना है। RH की वैल्यू RH ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू, सेकेंड लाइन निकालनी है तो ये 3 स्क्वायर से 1/5 स्क्वायर तक जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/720 डिवाइडेड बाई 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू, ऊपर लिख लेते हैं 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई RH, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 25। तो RH से RH कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला गया, लैम्डा बाई 720 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 आया। तो यहाँ से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा और जो लैम्डा सॉल्व होकर वैल्यू आएगी वो 492 के लगभग आएगी। ठीक है, टू बी प्रिसाइज बताएं 492.18 आएगी, और जैसे हम लोग 492 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 492 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने आ जाएंगे। AgNO3 क्या करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, विल जनरेट
कार्बोकैटायन। जब ये कार्बोकैटायन जनरेट करेगा तो कार्बोकैटायन दो ही जगह पे जनरेट हो पाएंगे। तो अगर मैं ड्राइंग बना दूं पूरी, तो एक कार्बोकैटायन पहले यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक, और अगला एक कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे सी लगा देते हैं। तो ये दो कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये बेंजाइलिक होगा, ये कैसा है, ये बेंजाइलिक होगा, और ये 3 डिग्री है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि AgCl दो ही प्रेसिपिटेट हो पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट 298 केल्विन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 मिलीमोल्स ऑफ Cr2O7 माइनस एंड 100 मिलीमोल्स ऑफ Cr3 प्लस शोज ए pH ऑफ 3। ठीक है, अब पहले हम क्या करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लें कि Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स यू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। इसके लिए जब हम ई सेल लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और करने पड़ेंगे, तो 6 आ गया एन फैक्टर, लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cr2O7 इंटू H+ की पावर 14। तो ई सेल की वैल्यू हमें निकालनी है। ई नॉट सेल हमें गिवन है कितना, 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ क्रोमियम +3 की वैल्यू 100 मिलीमोल्स दे रखी है। 100 मिलीमोल्स यानी कि 100 इंटू 10⁻³ का क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ इंटू pH दे रखी है हमें 3, तो यानी कि 10⁻³ की पावर 14। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ, ये हो गया, इसे कैंसिल करते हैं अगर तो पावर 1 बची, 10⁻⁻1 बचा, और -1 मिलके हो गया -2 डिवाइडेड बाई 10⁻² इंटू 10⁻42। ये कैंसिल हो गया, 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू लॉग ऑफ 10⁻+42 आ गया। ये आ गया कितना, 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 42, ये 7 टाइम्स गया, तो 1.33 माइनस 7 9 जा 63, कैरी फॉरवर्ड आया कितना 6, 7 5 जा 35 और 6 41। ठीक है, तो इसे जब माइनस किया तो ये आ गया कितना 0.917 के लगभग आ जाएगा ये, अगर हम प्रिसाइजली सॉल्व करेंगे इसे, और इसे कैलकुलेट कर लेना यार, इसमें इतना तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे। इसे प्रिसाइजली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 0.917 0.917 आया, और हमें आंसर निकालना था इंटू 10⁻3, तो ये 917 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा फाइनली। तो ई सेल की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसका आंसर 917 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 grams of NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml of solution, stock solution. What volume in ml of the solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? सिंपल सवाल है, तो मोलैरिटी हम पहले निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी आ गई, 5 ग्राम लिए इन 40 मोलर मास हो गया, डिवाइडेड बाय 140
बाय 450 इंटू 1000, ये मोलैरिटी आ गई किसकी, मोल्स पर लीटर हो गया ये। ठीक, अब इसका हमें वॉल्यूम चाहिए तो 5/40, कैलकुलेट नहीं कर रहे, डायरेक्टली लिख देंगे। डायरेक्टली का मतलब आंसर तो कैलकुलेशन सिंपल है, M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि नेट सोडी मतलब NaOH ही है, और ये आ गया 500 इंटू 0.1। तो यहाँ से जब V को सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू 180 ml आ जाएगी, तो आंसर इसका 180 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेसिल दिया हुआ है, यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन RNA वाइल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, द परसेंटेज ऑफ N इन यूरेसिल। तो N यूरेसिल का मोलर मास निकाल लो, तो इसमें कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है इसमें, 4 इंटू 12 यानी कि 48, नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू 14 यानी कि 28, 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है, तो ये आ गया 4। इसे ऐड कर लो, कितना हो गया, 8 8 16 टू 18 टू 24, 16 4 2 16 और 6 22, हाँ कैरी फॉरवर्ड है 2 6 2 8 और 3 11, तो 112 आ गया ये। ठीक, अब ये 112 आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट, 28/112 इंटू 100, तो 28 7 4 जा 28, या 4 7 जा 28, और 4 3 जा 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32, ये आ गया 4 टाइम्स, और ये आ गया 25, तो ये 25% आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो हम लोगों ने इस तरह से 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 60 तक पहुंच गए। ये पेपर मेरी समझ से ठीक ठाक डिफ़िकल्टी लेवल का था, बहुत सरल नहीं था जैसा हमेशा मेंस का होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने से डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे ही हम लोग एक एक करके सारे पेपर्स को डिस्कस करते रहेंगे। मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा जिनसे मेंस के नंबर आपके बढ़ाए जा सकें, बहुत जल्दी वीडियो पे अपलोड मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिमोरलाइज नहीं होना है। जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं वो और मेहनत करें, जिनके कम उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम द पेपर विल बी ईजियर एंड यू विल गेट टू स्कोर मोर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।